Hello everyone. Today I am going to start the lecture 4 on the topic of British settlement of Bombay. ठीक है। और अगर आपने हमारी लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले उनको जाकर देखिए, तभी जाकर हमारी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप सीरीज वाइज हमारी सभी वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छे से सभी टॉपिक क्लियर होंगे। ओके, तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे 1668 टू 1728। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। इसके बैकग्राउंड में इसमें क्या कहा गया है। द आइसलैंड ऑफ बॉम्बे विच वॉज अंडर द रूल ऑफ गुजरात किंग सुल्तान वॉज ट्रांसफर्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्चुगीज इन 1534। जो बॉम्बे था, बॉम्बे सबसे पहले किसके अंडर में था? वो था गुजरात किंग सुल्तान के अंडर में। ठीक है, लेकिन इसने इसको ट्रांसफर कर देता है किसको? पोर्चुगीज को। 1534 को पोर्चुगीज को गुजरात सिंह सुल्तान ने बॉम्बे को ट्रांसफर कर देता है पोर्चुगीज को। द पोर्चुगीज किंग ट्रांसफर्ड इट टू द ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड एज डाउरी ऑन द मैरिज ऑफ हिज डॉटर नेम्ड प्रिंसेस कैथलीन विद चार्ल्स सेकंड। जो पोर्चुगीज थे उनकी एक डॉटर थी, उसका नाम था प्रिंसेस कैथलीन। उसने अपनी इसकी डॉटर की मैरिज किससे करा दी थी? चार्ल्स सेकंड से। और उसने चार्ल्स सेकंड के साथ शादी कराने के बाद उसने उसने अपनी डॉटर की शादी में उसने उनको डॉर मतलब कि दहेज के रूप में दिया था क्या? बॉम्बे को उन्होंने उनको उनके नाम पर ट्रांसफर कर दिया था। किनके नाम पर? चार्ल्स सेकंड के नाम पर। ठीक है, but he found inconvenient to exercise his control over the small territory and therefore he transferred it to the East India Company for a petty annual rent. ओके, तो उन्होंने फिर चार्ल्स सेकंड ने अपनी जो टेरिटरी थी बॉम्बे की वो ट्रांसफ़र कर दी थी किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। और क्योंकि उन्होंने फॉर पैटी एनुअल रेंट के लिए उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि इनकन्वीनियंट थे कंट्रोल करने के लिए इस पर टेरिटरी पर। ठीक है, इस वजह से उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी थी। और हाँ, इसके 3 फेज़ हैं। इसके तीनों फेज़ को हम अच्छे से देखेंगे। फर्स्ट फेज़ इसका कहाँ से कहाँ तक है ये देखते हैं। 1668 टू 1683 तक फर्स्ट फेज़ है। ये आपको ध्यान रखना है। इनके फेज़ के जो यहाँ पर डेट है, इनके ईयर्स हैं, इनको आप अच्छे से रीड करेंगे। ओके, तो इसके अंदर देखते हैं हम। द चार्टर ऑफ 1668 एम्पावर्ड द कंपनी टू फ्रेम द लॉज ऑर्डिनेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरी एंड ऑल्सो टू एक्सरसाइज द जुडिशियल कंट्रोल ओवर इट थ्रू गवर्नर एंड ऑफिसर्स। 1668 के चार्टर को लाकर, जो हमारा 1668 का चार्टर था उसको मतलब कि अप्लाई करके जो कंपनी थी उन्होंने किस पर? बॉम्बे पर अपना अधिकार जमा लेता और वहाँ पर उन्होंने अपने लॉज और ऑर्डिनेंस फ्रेम किए और वहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया, और उसी मतलब कि बॉम्बे की टेरिटरी में। एंड ऑल्सो टू एक्सरसाइज द जुडिशियल कंट्रोल, उन्होंने जुडिशियल कंट्रोल भी कर दिया था मतलब कि बॉम्बे पर। ठीक है, उनका जुडिशियल कंट्रोल मतलब कि उनके हाथों में ही था। ठीक है, किसके थ्रू? गवर्नर एंड ऑफिसर्स। यहाँ पर गवर्नर एंड ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए गए थे। ठीक है, उन्हीं के थ्रू यहाँ पर जुडिशियल कंट्रोल मतलब कि हैंडल किए गए थे। ठीक है, द कंपनी वॉज एम्पावर्ड टू इम्पोज पनिशमेंट लाइक फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट एंड इवन डेथ सेंटेंस। लेटर ऑन द कंपनी वॉज एम्पावर्ड टू मिंट करेंसी इन बॉम्बे। देखिए, जो कंपनी है यहाँ पर बॉम्बे में इस्टेब्लिश, मतलब कि कंपनी ने बॉम्बे में क्या करा, यहाँ पर अपना अच्छे से लागू कर दिया अपना लॉज और ऑर्डिनेंस को यहाँ पर मतलब कि इम्पोज कर दिए थे। और यहाँ पर फिर इन्होंने जो भी लॉज इम्पोज किए, फिर इनके पास राइट था कि वो किसी को भी मतलब कि पनिशमेंट कर सकते थे और फाइन इम्पोज कर सकते थे, इम्प्रिजनमेंट कर सकते थे, और यहाँ तक कि डेथ सेंटेंस भी उनको दे सकते थे अपने डिसीजन में। और कुछ समय बाद कंपनी वहाँ पर एम्पावर्ड कर दी गई थी किसके लिए? मिंट करेंसी, जहाँ पर करेंसी इन्होंने बॉम्बे में अपनी करेंसी बनानी स्टार्ट कर दी थी बॉम्बे में ही। ठीक है, in the initial stage the island of Bombay was under the control of President and Council of Surat, and Governor of Surat was ex officio Governor of Bombay। देखिए, शुरू के स्टेज में जो बॉम्बे था, आइसलैंड ऑफ बॉम्बे था, इसके जो ये
किसके कंट्रोल में था, एक तो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में था, और जो काउंसिल थी सूरत की, और जो वहाँ का गवर्नर था, कहाँ का, सूरत का गवर्नर और काउंसिल दोनों ने मिलकर गवर्नर को अपने अंडर में कर लेता, क्योंकि गवर्नर वहाँ का एक्स ऑफिशियो अपॉइंट कर दिए गए थे बॉम्बे के, ठीक है। वो गवर्नर थे तो थे वहाँ के सूरत के, लेकिन वो एक्स ऑफिशियो गवर्नर अपॉइंट कर दिए गए थे बॉम्बे के भी, ठीक है। दोनों तरह के, दोनों जगह के ये गवर्नर थे। द लॉज इनेक्टेड बाय द कंपनी वर डिवाइडेड इंटू 6 हेड्स। जो यहाँ पर लॉज इनेक्ट किए गए थे, इन्होंने 6 हेड में इनको डिवाइड किया गया था। देखते हैं उनको। 6 हेड ये थे हमारे, लॉ रिलेटेड टू वर्शिप एंड रिलीजन, ठीक है। जितने भी मतलब कि इन्होंने 6 हेड में मतलब कि इनेक्ट किए थे। एक तो हमारा लॉ रिलेटेड वर्शिप एंड रिलीजन, जो हमारे धर्म से रिलेटेड हो गया और पूजा पाठ से रिलेटेड हो गया। पैनल ऑफेंस हो गए, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल्स हो गया, लीगल प्रोसीजर्स हो गया, कॉमन राइट्स हो गया, मिलिट्री डिसिप्लिन इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। इस तरह से के यहाँ पर 6 मतलब कि 6 तरह के यहाँ पर क्या करते थे, लॉ इनेक्ट कर दिए गए थे, ठीक है, 6 डिवीजन में। द चार्टर ऑफ 1668 ट्रांसफर्ड द ट्रेडिंग एसोसिएशन इनटू टेरिटोरियल अथॉरिटी इन बॉम्बे। 1668 में चार्टर लाया गया था, तो फिर चार्टर आने के बाद जो ये बॉम्बे था, ये ट्रेडिंग एसोसिएशन से चेंज होकर क्या बन गया था, टेरिटोरियल अथॉरिटी, ठीक है, बॉम्बे बन गया था। पहले क्या था, ये ट्रेडिंग एसोसिएशन, उसके बाद ये बन गया है टेरिटोरियल अथॉरिटी, ओके। और इसके अंदर इसी फर्स्ट फेज में ही 2 कोर्ट और थी, उसका नाम था कोर्ट ऑफ जुडिकेचर और कोर्ट ऑफ कंसाइंस। पहले देखते कोर्ट ऑफ जुडिकेचर क्या था। दिस कोर्ट वॉज स्टैब्लिश टू हियर द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर थी, यह सिविल और क्रिमिनल केसेस हैंडल करती थी, सुनती थी, ठीक है। फॉर सिविल केसेस इट यूज टू सिट वंस इन अ वीक एंड फॉर क्रिमिनल केसेस द कोर्ट हैड द सिटिंग वंस इन अ मंथ। देखिए, जो सिविल केसेस थे उनको डिसाइड करती थी हफ्ते में एक बार, और जो क्रिमिनल केसेस थे, वो क्रिमिनल केसेस की कोर्ट अलग थी ना, तो वो हैंडल करती थी महीने में एक बार, ठीक है। और हाँ, जो ये कोर्ट ऑफ कंसाइंस है, कोर्ट ऑफ कंसाइंस किसके अंडर में थी, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के अंडर में ही थी। इसको पढ़ते हैं, एक बार रीड करते हैं। दिस कोर्ट वॉज ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड अंडर द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर। इट यूज्ड टू हैंडल पेटी सिविल केसेस। द मेन पर्पज ऑफ इट्स establishment was to impart justice to poor for free of cost. The court had sitting once in a week. देखिए, कोर्ट ऑफ कंसाइंस मैंने भी बताया था आपको, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के अंडर में काम करती थी, ठीक है। लेकिन ये जो केस हैंडल करती थी, वो सिविल केसेस हैंडल करती थी, बिल्कुल पेटी केसेस, जो छोटे केस होते थे सिविल के, उनको हैंडल करती थी, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ इट एस्टैब्लिश्ड वाज टू इम्पार्ट जस्टिस। इसका मेन पर्पज था, क्या था इसका मेन पर्पज, जो पुअर लोग थे, जो पुअर पीपल से, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जस्टिस प्रोवाइड कराना, इनका ये मेन पर्पज था, ठीक है। द कोर्ट सिटिंग वंस इन अ वीक। इसकी कोर्ट की सिटिंग होती थी हफ्ते में एक ही बार, ठीक है, हफ्ते में एक बार इसकी सिटिंग होती थी, ठीक है। तो अब हमारा ये फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड फेज पर। सेकंड फेज हमारा कहाँ से कहाँ तक था, 1684 टू 1690, ठीक है। इस ईयर को आपको अच्छे से लर्न करना है। और जो ये सेकंड फेज था, ये किसके ऊपर बेस्ड है, एडमिरल्टी कोर्ट ऑफ बॉम्बे। इसमें सेकंड फेज में सिर्फ हम एडमिरल्टी कोर्ट को देखें, क्योंकि इसी फेज के अंदर एडमिरल्टी कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। तो अब देखते हैं, एडमिरल्टी कोर्ट ऑफ बॉम्बे वॉज इस्टेब्लिश इन 1684 में एडमिरल्टी कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी, कहाँ पर, बॉम्बे में। हमने एडमिरल्टी कोर्ट एक बार किसी और चीज़ में भी देखा था, किस में देखा था हमने, मद्रास वाले में। ये देखिए यहाँ पर, इसको पढ़ते हैं हम लाइन को। द फंक्शन ऑफ दिस कोर्ट वॉज सेम एज दैट ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट ऑफ मद्रास। जिस तरह से हमने मद्रास सेटलमेंट में हमने देखा था एडमिरल्टी कोर्ट, उसी तरह से इसके भी फंक्शन वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल सेम वैसी फंक्शन। अगर आपने हमारी मद्रास सेटलमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिए। अगर आपने देखी हुई है तो आपको समझ में आ जाएगा एडमिरल्टी कोर्ट आखिर कौन से केसेस डिसाइड करती है और उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं, ये आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट यूज टू डिसाइड द क्रिमिनल एंड सिविल केसेस विद द रूल ऑफ इक्विटी एंड गुड्स कंसाइंस। जो ये एडमिरल्टी कोर्ट थी, ये सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों को डिसाइड करती थी, लेकिन अंडर द इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। इसको कोई बायसनेस, मतलब कि पार्टीज के बीच में कोई बायसनेस इसको नहीं करना था। दोनों पार्टी को इक्विटी और गुड कंसाइंस में इनको
क्या देना था, जजमेंट अपनी देनी थी। डॉक्टर जॉन वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट एंड जज ऑफ दिस कोर्ट। डॉक्टर जॉन, जब भी एडमिरल्टी कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी तो यहाँ पर डॉक्टर जॉन को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया गया था और जज भी, और इनको जज भी अपॉइंट कर दिया गया था कोर्ट में, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो एम्पावर्ड टू बी द चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट जुडिकेचर एट बॉम्बे। देखिए हमने अभी ऊपर कोर्ट ऑफ जुडिकेचर अभी हमने रीड किया था ना, अभी पढ़ा था, तो उसमें इनको चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया था, किनको, डॉक्टर जॉन को, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड फेज था, ये सेकंड फेज हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम चलते हैं थर्ड फेज पर। थर्ड फेज हमारा कहाँ से कहाँ तक था, 1718 टू 1726, ये हमारा थर्ड फेज है। तो हम थर्ड फेज में देखते हैं आखिर है क्या इसमें। आफ्टर अ गैप ऑफ 13 ईयर्स, देखिए द इंग्लिश जुडिशल सिस्टम ऑफ बॉम्बे रिसीव्ड द कोर्ट ऑफ जुडिकेशन। देखिए यहाँ पर ये थर्ड फेज कब स्टार्ट हुई, 30 ईयर्स के बाद स्टार्ट हुआ। अभी हमने सेकंड फेज पढ़ा था ना, यहाँ पर सेकंड फेज कहाँ से 1690 में ख़त्म हो जाता हमारा, तो ये लगभग 30 ईयर्स ही मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 30 ईयर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ठीक है। द इंग्लिश जुडिशल सिस्टम ऑफ बॉम्बे रिसीव्ड द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इन 1718। देखिए जो हमारे थर्ड फेज है ये कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के ऊपर ही बेस है, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में। कब किए गए थे, 1718 में इसमें कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे, ठीक है, उनको हम देखेंगे। द कोर्ट ऑफ जुडिकेचर 1718, द कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 9 अदर जजेस। देखिए 1718 में कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में 1 चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था और 9 अदर जजेस इसमें अपॉइंट किए गए थे, बट ऑफ विच 4 वर इंडियंस रिप्रेजेंटिंग हिंदूज, मोहम्मडन्स, पारसीज, पोर्चुगीज एंड क्रिश्चियंस। लेकिन इन 9 जजेस में से 4 जजेस हमारे इंडियंस के होते थे, जो रिप्रेजेंट करते थे हिंदूज, मोहम्मडन, पारसीज, पोर्चुगीज एंड क्रिश्चियंस को, ठीक है, जैसे कि इक्विटी बने रहे। However, the Indian judges were not given the equal status as that of English judge and they were called as black judges। देखिए जो हमारे इंडियन जजेस इसमें थे और इसमें इनको कोई इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया था, मतलब कि किसके इक्वल स्टेटस, इंग्लिश जजेस के इक्वल इनको नहीं रखा गया था। इनको किस नाम से जाना जाता था, ब्लैक जजेस के नाम से। जो इंडियन जजेस होते थे उनको ब्लैक जजेस के नाम से जाना जाता था। द कोर्ट वॉज टू डिसाइड द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस विद द नोशन ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंट एंड विद द हेल्प ऑफ रूल मेड बाय द गवर्नमेंट। देखिए यह कोर्ट कोई भी अगर सिविल केस या फिर क्रिमिनल केस डिसाइड करती थी तो उसको किसके अंडर को, किसके नोशन में करना पड़ता था, उसको इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस में उसको डिसीजन देना होता था विद द हेल्प ऑफ मेड बाय द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट के रूल्स थे उनके अकॉर्डिंग ही उनको चलना था और उनके हेल्प से वो डिसीजन देते थे। द कोर्ट हैड इट्स सीटिंग वंस इन अ वीक। देखिए इनकी सीटिंग हफ्ते में एक बार होनी थी, ठीक है, इस कोर्ट की। अभी हमने पहले भी पढ़ा था, उसमें हफ्ते में एक बार नहीं थी, किसी किसी में मतलब क्रिमिनल में थी महीने में, मंथ में एक बार, लेकिन अब हो गई थी हफ्ते में एक बार सीटिंग करनी ही थी इनको कोर्ट की फॉर डिसाइडिंग द केसेस, ठीक है। द अपील फ्रॉम दिस कोर्ट ले टू द कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल। जो इस कोर्ट की जितनी भी अपील थी वो कहाँ पर जाती थी, गवर्नर एंड काउंसिल के पास इनकी अपील जाती थी, ठीक है। द रिसीव्ड कोर्ट ऑफ जुडिकेचर अडॉप्टेड इन 1718 एंड सम सीरियस डिफेक्ट्स लाइक ओवरलैपिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन। देखिए 1718 में तो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को अडॉप्ट कर ही लिया था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस भी किए थे ना, कुछ चेंजेस इसमें किए थे, लेकिन इसमें कुछ डिफेक्ट भी थे, सीरियस डिफेक्ट भी थे, ठीक है, उनको हम आगे पढ़ेंगे, उनके अंदर चेंजेस भी किया था। ओके, द रिवाइव्ड कोर्ट इस्टेब्लिश इन 1718 कंटिन्यू टिल 1728 व्हेन इट वाज रिप्लेस्ड बाय मेयर्स कोर्ट। जो हमारी कोर्ट ऑफ जुडिकेचर थी, कोर्ट थी, वो हमारे 1718 से लेकर के 1728 तक चली थी, लेकिन उसके बाद में इसकी जगह पर क्या आ गया था, मेयर्स कोर्ट आ गई थी।
मेयर्स कोड कब आई थी? 1726 में इस्टेब्लिश की गई थी। इसको हम हमारा नेक्स्ट लेक्चर शायद मेयर्स कोड पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। उसको आप देखना ना भूलिए और उसको ज़रूर देखिए। हमारा मेयर्स कोड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखना। ओके, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे और हमारी कंटिन्यूसली सीरीज वाइज हमारे सभी वीडियोस देखते रहिएगा और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करते रहिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर आप वीडियो बना रहा हूँ और आपको जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।